नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी की वॉइस में। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय कुटुंब न्यायालय की जो परीक्षा है और राजस्व कर परीक्षा और उत्तराखंड के सभी प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण PYQ मेनली जो परीक्षा करंट में है आपकी, उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसके हमने 4 पार्ट पूरे करवा दिए हैं, जिसमें हमने हिंदी, उत्तराखंड जीके, सामान्य ज्ञान करवा दिया है। अब सामान्य अध्ययन से हम जीके, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और उससे जुड़े आधे प्रश्न हमने करवा दिए हैं। ये अंतिम सेट है। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग का जो सेक्शन आने वाला है, रीजनिंग का सेक्शन तभी आएगा जब आप लोग कमेंट करोगे किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में बनते हैं। वो हम आपको सब लाने वाले हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम पूरे परीक्षा पैटर्न को आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आपका परीक्षा पैटर्न है, किस प्रकार से आपके पास प्रश्न बचते हैं और किस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना है। एक प्रश्न से हम कम से कम 4-5 की फैक्ट निकाल देते हैं कि जिससे प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अगली वीडियो देखकर पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ सच में कि किस प्रकार से एक ही प्रश्न में कितने की फैक्ट छुपे होते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें जिनसे महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। और ये जो MCQ सीरीज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज है, वो उन तक भी पहुंच पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसका प्रश्न एक कि किस वर्ष में पहली बार NPR NPR का मतलब होता है नेशनल पॉल्यूशन रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर के आंकड़े जुटाए गए थे। तो दोस्तों, ये है आपका कि किस वर्ष में पहली बार NPR के लिए आंकड़े जुटाए गए थे। तो दोस्तों, ये 2010 में जुटाए गए थे। राष्ट्रीय जनसंख्या जो रजिस्टर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो जनसंख्या रजिस्टर के लिए पहली बार डेटा वर्ष 2010 में 2011 की जनगणना के मकान सूचीकरण चरण में के साथ क्या किए गए थे, एकत्रित किए गए थे। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2019 में किस सरकार नियंत्रित कंपनी को महारत्न स्तर प्रदान किया गया था। दोस्तों, ऐसा मत समझना कि ये 2019 का प्रश्न है तो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि करंट अफेयर आपको लगता होगा कि 12 महीनों के ही पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी 2019 न देकर ऐसा भी पूछ लेता है कि सरकार नियंत्रण कंपनियों को महारत्न स्तर प्रदान कब किया गया था, ऐसा भी पूछ लेता है। तो इसलिए आपको ये जरूर याद रखना है, ठीक है। तो महारत्न प्रदान किस लिए किया गया था, तो कंपनी क्या थी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने, हाँ अच्छा, ऐसा भी आ सकता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो HPCL है, उसको केंद्र सरकार ने कब महारत्न स्तर प्रदान किया था, तो ये 2019 में। देखो, तो ये कब आपका करंट अफेयर बन गया, ये तो पूरा जनरल नॉलेज बन गया, ये तो पूरा समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCI जो IL है को महारत्न का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसको भी दिया गया कि जो पावर ग्रिड है, और इसको भी दिया गया पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। कब दिया गया, 2019 में, ठीक है। कब, किसके द्वारा किया गया, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। ये तो मैं राज्य सरकार तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से कंफ्यूज करवा सकते हैं। तो जिससे आप बिल्कुल भी आपको परफेक्ट तैयारी में रहना है, जिससे कुछ भी कंफ्यूजन हो आप एकदम से उसका अच्छा सा जवाब दे सकें। नियोक्ता में कौन सी समिति भारत में रक्षा सुधार से संबंधित है, तो दोस्तों ये है आपकी नरेश चंद्र समिति, जो है नियोक्ता के सुधारों से संबंधित है। वर्ष 2011 में गठित नरेश चंद्र समिति की सिफारिश भारत में सुरक्षा और रक्षा सुधारों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 विशेषाधिकार प्रदान करता है, तो किस लिए करता है,
तो जो नागालैंड को, किसको पता है? नागालैंड को भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 371 ए नागालैंड राज्य के लिए नागा धार्मिक सामाजिक प्रथाओं और प्रथागत कानूनों की रक्षा हेतु विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश की पहली उत्सर्जन व्यापार योजना जिसे इमिशन ट्रेडिंग स्कैम ईटीएस प्रारंभ की थी? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य द्वारा की गई थी। तो गुजरात राज्य सरकार ने सूरत में वायु प्रदूषण पार्टिकुलेट मैटर को कम करने के लिए दुनिया की पहली कण उत्सर्जन व्यापार योजना ईटीएस शुरू की थी। दोस्तों ईटीएस में जो इमिशन ट्रेडिंग स्कैम थी ये गुजरात राज्य द्वारा शुरू की गई थी। ये क्या थी दोस्तों? पहली उत्सर्जन व्यापार योजना थी। ठीक है, तो पहली उत्सर्जन व्यापार योजना इमिशन ट्रेडिंग स्कैम थी। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? दोस्तों रबी, खरीफ और जायद से एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। इसलिए आपको ये तो तीनों की तुलना ऐसे हैं, एक भी उसमें आप याद कर सकते हो। इनको एक बार अपने ढंग से देख लेना है, जिससे ये इसे एक प्रश्न बनना ही है आपकी परीक्षा में आने के बाद आप बोलना कि नहीं बना हो, तब बोलना आप। एक बार इसको जरूर आप इन तीनों को कर लेना, नहीं भी बनेगा तो कम से कम आपको पता तो चल जाएगा, जिससे किसी भी परीक्षा में बनेगा तो आपको कोई भी दिक्कत न हो। तो नियोक्ता में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? दोस्तों सरसों नहीं है, ज्वार, धान और सोयाबीन जो है खरीफ की फसल है। ठीक है, और जो सरसों है दोस्तों ये रबी की फसल है जिसे सर्दियों में बोया जाता है, जबकि धान, ज्वार और सोयाबीन खरीफ की फसल है। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 की 156 देशों की सूची में कौन सी देश की चोटी पर रहा है? तो दोस्तों ये फिनलैंड। तो फिनलैंड सबसे खुश देश है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सबसे खुश देश है फिनलैंड। और जो सबसे नाखुश देश है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और उसका आगे का अक्षर ये है, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में फिनलैंड को विश्व का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। दोस्तों सबसे खुश देश है देखो फिनलैंड। ठीक है, 2019 के अंत तक कितने देश यूरोपीय संघ में थे? तो 2019 तक 28 देश दोस्तों यूरोपीय संघ में थे। उसमें क्या हुआ था कि 2019 के अंत में जो 28 देश थे वो यूरोपीय संघ में थे, और ब्रिटेन ने क्या किया था 31 जनवरी 2020 को ब्रेक्सिट के तहत इसे आधिकारिक रूप से छोड़ा था, जिसके बाद कितने रह गए थे इसमें? 27 रह गए थे। ठीक है, उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों कारखाना जो कागज का सबसे बड़ा कारखाना है वो आपका लाल कुआं में स्थित है। नैनीताल जिले के लाल कुआं में स्थित सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल उत्तराखंड और भारत के प्रमुख बड़े कागज कारखानों में से एक है। ठीक है, तो लाल कुआं ये उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है। ये बहुत मतलब नॉर्मल प्रश्न है, लोग ज्यादा इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन ये बनने की संभावना देखो ये बना हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है ये। अगला प्रश्न है, यमुना घाटी से गंगा घाटी में जाने के लिए किस पर्वत श्रेणी को पार करना पड़ता है? तो यमुना से आपको गंगा तक जाने में आपको गाड़ी का डांडा जो होता है ना, गाड़ी का डांडा पर्वत श्रेणी को पार करना पड़ता है। ये दर्रा भी है और पर्वत भी है। यमुना घाटी को गंगा भागीरथी घाटी से क्या करता है? ये जोड़ता है। ठीक है, ये उत्तरकाशी जिले में है, इस आज में जो राडी का डांडा है उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, अगला है बागेश्वर नदी किन नदियों के संगम में स्थित है दोस्तों? तो बागेश्वर आपकी सरयू और गोमती में स्थित है, नदी के संगम में स्थित है। बागेश्वर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर सरयू, देखो सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में एक कांड हुआ था, उसका नाम था आपका कुली बेगार। जब हुआ था उन्होंने रजिस्टर बहा दिया था, वो किस तारीख को बहाया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? जो न्यूनतम साक्षर हो और अधिकतम साक्षर वाला कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों जो अधिकतम साक्षर जो न्यूनतम है वो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर है वो 73.13% क्या है? कम साक्षर है। ठीक है, न्यूनतम साक्षर है, और सर्वाधिक क्या है आपका? देहरादून है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भकार शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इससे पहले मैंने इसको बहुत ही ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन किया है कि भकार क्या है। अब देखो यही परीक्षा में बना हुआ है,
ये परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका। आकार मैंने आपको बना के भी बताया था कि ये होता है ऐसा, इसमें पार्टीशन होता है या कोई तो खुले ही होते हैं, इसमें यहाँ अनाज रखे जाते हैं, उसको हम असली भाषा में क्या कहते हैं, घर की भाषा में। ये भी मैंने आपको बहुत ढंग से तरीके से बताया था, इसलिए आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो बकार कहा जाता है दोस्तों खाद्यान्नों के भंडार को। इसमें हम नाज रखते थे। ठीक है, तो उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में बकार लकड़ी का बना एक पारंपरिक कोठार कहा जाता है उसको, ग्रामीण भाषा में। ठीक है, कोठार पात्र होता है जिसको उपयोगी अनाज खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार के लिए उपयोग किया जाता है। ये मैंने बताया था, बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है मैंने, ये बनाकर भी बताया था मैंने कि ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, हर्षवंती बिष्ट किस साहसिक खेल के लिए प्रसिद्ध है? खेल से तो एक दो प्रश्न बनने ही बनने हैं आपके। तो हर्षवंती जो बिष्ट है ये पर्यावरण रोहिणी, ठीक है, तो पर्यावरण रोहण माउंटेनियरिंग से इनका संबंध है और वहाँ साहसिक खेल के लिए इसी के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रोफेसर जो हर्षवंती बिष्ट है उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं जिन्होंने नंदा देवी शिखर पर सफल चढ़ाई की थी। ठीक है, और इन्हें क्या मिला था, अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। तो ये आपकी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपके साहसिक खेल पर्वतारोहण से संबंधित है। अगला और अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड में आईआईएम स्थित है दोस्तों। तो आईआईएम का पूरा नाम क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आईआईएम आपका काशीपुर में स्थित है, इसका जो सही आंसर है। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम जो है काशीपुर के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष आपको जरूर याद करनी है, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 2011 इसका स्थापना वर्ष है। दोस्तों मैंने 1 से 50 तक का सेट आपको करवा दिया है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में। 51 से 100 तक का भी सेट करवा दिया है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको 101 से 150 तक का भी पूरा सेट, जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा रीजनिंग और मैथ का ही पोर्शन उसमें है, कंप्यूटर का पोर्शन है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।